नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और इससे अच्छा वीकेंड क्या हो सकता है, बशर्ते कि अभी का जो माहौल है वो बाजार बंद होने तक कायम रहे। 23,411 पे खुलने के बाद निफ्टी ने अभी जो हाई लगाया है वो है 23,706 का इंट्राडे में, और उसी के इर्द गिर्द इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ 23,702 का स्तर, 350 अंकों की बढ़त निफ्टी में, 1.5% से ज़्यादा की मजबूती इस समय निफ्टी के अंदर खाली देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से बुल्स के पक्ष में है। इसी रिकवरी की, इसी शॉर्ट कवरिंग की बात हम लगातार कर रहे थे आपसे कि जो है बाजार में रिकवरी आ सकती है। कल का मूड थोड़ा सा अडानी ने ख़राब कर दिया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कल नहीं आई तो आज रिकवरी आई। 1791 शेयर ऐसे हैं निफ्टी पर जो कि बढ़ के कामकाज कर रहे हैं। 789 789 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। सवाल बड़ा वही कि आखिर में ये रिकवरी धोखा है या मौका है। क्या इस रिकवरी में, जैसा कि कल हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि 24,000 के लेवल तक देखने को मिल सकते हैं, तो क्या वहां तक जाती हुई ये रैली दिखाई देगी? क्योंकि आज जो है हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, हो सकता है बाजार बंद होते होते बहुत लोग अपनी पोजीशन लेकर के ना जाना चाहें। इसके अलावा जो है शनिवार को महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजे भी सामने आएंगे। एग्जिट पोल हमने देख लिया, तो अब उसके चलते भी थोड़ी सी आशंका हो सकती है, लेकिन अगर ये रिजल्ट जो है बाजार की इच्छा के अनुरूप रहते हैं तो फिर ये रैली हो सकता है कि 24,000 के पार जाती हुई दिखाई दे। चलिए आज के खास मेहमान से आप सभी को रूबरू कराते हैं। हमारे साथ शरद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और क्या शानदार एंट्री मारी है सर आपने एक हफ्ते के बाद, और आते ही आपके बाजार पूरा हरा हरा हो गया है, बाजार के अंदर हरियाली आ गई है, अच्छी रिकवरी है। लेकिन बड़ा सवाल वही बना हुआ है सर, इस रिकवरी पर भरोसा कर सकते हैं क्या? नमस्कार विपुल जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए सर, ऐसा है कि जो अगर आप निफ्टी में देखेंगे या बैंक निफ्टी में देखेंगे तो पहले भी देखिए, जब आपसे डिस्कशन हुआ था तो ये जिक्र हुआ था कि करीब ऊपर की तरफ एक बड़ा रेजिस्टेंस 52,570 के पास है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 24,600 के पास एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। और नीचे की तरफ देखिए, अच्छा सपोर्ट जोन 49,600 49,900 के आसपास बैंक निफ्टी में है, जून का बेस है। सिमिलरली निफ्टी में आप देखेंगे तो करीब 23,000 23,115 और ऊपर 23,350 यहाँ पर एक बेस बना हुआ है। चार्ट मैंने आपसे शेयर किया है विपुल जी जी। जी। तो देखिए, यही चार्ट मैंने आपको लास्ट जब इंटरेक्शन हुआ था आपसे तभी मैंने आपसे शेयर किया था। उस दौरान भी देखिए एक स्विंग हाई बना था, लेकिन जो है करीब 4 नवंबर के आसपास, उसके पहले वीक में 28 अक्टूबर, लेकिन बाजार 24,600 को तोड़ नहीं पाया। सिमिलरली बैंक निफ्टी में आप देखिए स्विंग हाई जरूर ऊपर की तरफ बना था, करीब आप देखेंगे 28 अक्टूबर, इसके बाद 4 नवंबर के आसपास का, जहां पर करीब 52,500 टच हुआ था, लेकिन वो जोन 52,500 तक टूटा नहीं, पर दोबारा गिरावट देखने को मिली है। तो अब देखिए, यहाँ पर पहले भी मैंने जिक्र किया है कि 25% के आसपास एफआई का लॉन्ग है विपुल जी। जी। और ये हिस्टोरिकली देखा गया है कि 20, 22, 25% के आसपास से बाजार पलटता थोड़ा कम है, लेकिन जनरली गिरावट 8 से 12% एफआई लॉन्ग के आसपास की आती है। बट अगर आप ग्लोबल लिपिड स्कोर सारी चीजों को देखें तो ये जरूर अब देखने को आ रहा है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट में डिक्लाइन होने के बाद, और इसके बाद जिस तरह की यूएस में मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आ रहा है, जिस तरह का सीपीआई नंबर्स आए हमारे, और आईआईपी नंबर्स आए सितंबर अक्टूबर के, और अब जो फेस्टिव सीजन है उसके जिस तरह से नंबर्स आएंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट के आगे के लिए। आपने देखा कि फूड इन्फ्लेशन एक स्पाइक देखने को मिला, टोमेटो एंड अनियन के प्राइसेस स्पेशली हाई रहे। अब एक डिबेट शुरू हो गया है बेसिकली मार्केट में कि क्या फूड इन्फ्लेशन को बैरोमीटर माना जाना चाहिए, क्या फूड इन्फ्लेशन को कोर इन्फ्लेशन में करना चाहिए, और क्या आरबीआई को इंटरेस्ट रेट नहीं घटाना चाहिए, क्योंकि कंजम्पशन हमने देखा है अर्बन एरिया में एक हमें डिक्लाइन देखने को मिला। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि मैं, जैसा मैंने पहले जिक्र किया था, सभी दर्शकों को आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जहां सिक्वेंशियली अर्निंग्स अच्छी आ रही है, क्वार्टर एंड क्वार्टर अर्निंग्स अच्छी आ रही है, वहां वैल्यूएशन आप मत देखिए क्या वैल्यूएशन है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये 2008 नहीं है, 2008 की अलग कंडीशंस थी, अब अलग कंडीशन से 16 साल बीत गया है, लिक्विडिटी अलग है बाजार के अंदर। तो बिल्कुल जहां सिक्वेंशियली अर्निंग अच्छी आ रही है,
आप कोई वैल्यूएशन देखने की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप वहां पर बने रहें, या वहां पर अगर पैसा है तो स्टैगर्ड बाइंग आप करते रहें, और अगर आप पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो स्ट्रिक्टली वहीं होल्ड करें जहां सीक्वेंशियली अच्छे नंबर आए हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर, और आने वाले क्वार्टर में भी विजिबिलिटी है रिवेन्यू की, अच्छे मार्जिन गाइडेंस है, वहीं बने रहें, बाकी पोजीशन काटे। अगर आप अच्छे स्टॉक से बने रहेंगे जहां रेवेन्यू विजिबिलिटी है, मार्जिन विजिबिलिटी है, अगले क्वार्टर तक आप बड़े प्रॉफिट में। ठीक सर। सर थोड़ा जो हमारे दर्शक काफ़ी उत्सुक रहते हैं चार्ट्स को समझने में, इन दोनों चार्ट को अगर आप 30 सेकंड में थोड़ा सा एक्सप्लेन और थोड़ा सा बेटर कर सकें, मैं स्क्रीन पर लेकर के आता हूँ। जरा एक एक करके दोनों चार्ट जरा फटाफट दिखा दीजिए ताकि इसके मायने क्या हैं और इन बार्स के क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं वो थोड़ा सा शरद जी समझा दें। तो जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, पहले निफ्टी फिर बैंक निफ्टी, ताकि शरद जी को समझाने में थोड़ी सी आसानी हो। तो पीसीआर जरा 1 मिनट के लिए जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए चार्ट्स को दोनों। चलिए तो एक एक करके लेकर के आते हैं। पहले निफ्टी जरा आपकी स्क्रीन पर है सर, इसको तो थोड़ा अगर सा आप जी निफ्टी जी का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक गिरावट आ रही है। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे चार्ट को, तो आप देखेंगे एक बड़ा सा रेड कैंडल आपको देखने को मिल रहा है जो 30 सितंबर के बाद बना था। इसके बाद आप देखेंगे लगातार एक फॉलिंग चैनल बना है जिसमें बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। नीचे जो आपको 3 ग्रीन लाइंस दिख रही है, ये बेसिकली जून का सपोर्ट जोन है जो समझ अराउंड 23,115 और ऊपर 23,350 के आसपास है। और आपको जो एक रेड लाइन दिख रही है इन 3 ग्रीन लाइंस के बीच में, ये बेसिकली आप देखेंगे तो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो इसका सपोर्ट यहाँ आपको बनता हुआ दिख रहा है, इसको तोड़ नहीं रहा है बाजार, लेकिन ऊपर देखिए बड़ी रेजिस्टेंसेस है। पहला रेजिस्टेंस 23,815 870 जो आपको पहला रेड जोन दिख रहा है, और ऊपर आप देखेंगे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 24,605 24,600। तो देखिए ये मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूं। तो ये चार्ट कह रहा है कि साहब अब जो बाजार रेंज बाउंड है वो 23,000 नीचे और 24,600 ऊपर, इस जोन में ही सारी ट्रेडिंग होगी। जब तक ये दोनों जोन ऊपर या नीचे टूटते नहीं है, बड़ा सिग्निफिकेंट मूव आइदर ऑफ द साइड्स में नहीं आएगा। 23,000 टूटने के बाद ही नीचे की तरफ डाउन साइड है। ये बड़ा बेस है जून का। तो ये पहले भी डिस्कस हुआ था कि देखिए इस जोन को जल्दी जल्दी बाजार तोड़ेगा नहीं, 23,000 के बेस को जल्दी जल्दी बाजार तोड़ेगा नहीं, क्योंकि 23,000 का बेस जो जून में बना था, इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी एक क्वार्टर की अर्निंग्स आपने डिस्काउंट कर दी सर, अगर बाजार वहीं पहुंच गया। हम मान करके चल रहे हैं सिक्वेंशियली रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए, डिस्काउंट हो गया सब कुछ, तो बाजार वहीं पहुंच गया जहां जून में था। तो वो 23,000 का बेस है, वो नहीं टूटना चाहिए। अगर पीसीआर बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाए तो वो मैं एक बार डिस्कस कर लूं। बिल्कुल सर, उसको भी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। और इस बीच बड़ी संख्या में लोग आपके साथ जुड़ना भी चाह रहे हैं, बहुत सारे सवाल भी हमारे पास लगातार आ रहे हैं, तो हम तमाम अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा वेट कीजिए। थोड़ा सा बैंक निफ्टी के चार्ट इस समय समझना जरूरी है, क्योंकि लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, और उसके बाद आज की रिकवरी जो है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, और आपके लिए भी आसानी होगी कि किस तरीके से रणनीति तय की जाए। तो स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा बैंक निफ्टी का चार्ट, और उसको जरा समझने की जो कोशिश करते हैं कि आखिर में वहाँ पर किस तरह की रणनीति देखने को मिल रही। कल हमने देखा काफ़ी बुरी तरीके से गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद एक शार्प रिकवरी भी बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी। जी सर। ये आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो देखिए एक बड़ी चाल के बाद एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो 3 बड़ी ग्रीन लाइंस देख रहे हैं बनने की कोशिश हुई थी। पिछले 2 सप्ताह में टूटा है, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट आते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस में बहुत क्लियर होता है कि फॉल्स ब्रेकआउट्स आते हैं। तो बेस कहाँ है? बेस है 49,660 49,900। ये देखिए आप जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल, ये 49,650 का बेस है, ये नहीं टूटना चाहिए और ये टूटेगा नहीं। जून के बाद से जोन टूटा नहीं है। ऊपर देखिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो आपको दिखाई दे रहा है वो 52,600 के आसपास है, 52,577। जब मैंने पहले भी शेयर किया था तो ये चार जो दर्शक थे उन्होंने ध्यान दिया होगा कि 4 नवंबर के आसपास वही हाई बना था 52,493, 52,577 नहीं टूटा था, गिरावट देखने को मिली। तो अब जो जोन बन गया है 49,660 पर 52,570 52,600, जब तक ये जोन नहीं टूटता है तब तक बुलिशनेस नहीं आएगी। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि अब यहां से जो इस क्वार्टर के जो अब जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब हो सकता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो तो बाजार ऊपर की तरफ चलता आपको दिखाई दे। बेस 49,660 पर है, जब तक वो नहीं टूटता है वीक ऑन वीक बेसिस पर फर्दर वीकनेस नहीं आएगी। तो बैंक निफ्टी कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्ट्रेंथ होगी। फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक मैं आपको पहले एडवाइस कर चुका हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक सर।
तो ये मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो तमाम हर एक टिक पर सवाल पूछते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, काफ़ी हद तक उनको समझने में आसानी हुई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी ये तमाम चार्ट्स एक्सप्लेन करने के लिए। अब जरा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मानस जी के प्रश्न के साथ शुरू करते हैं और कह रहे हैं सर मैंने 5 साल के नज़रिए से अडानी पावर के शेयर लिए हुए थे 80 शेयर 670 के भाव पर, और टाटा टेक इन्होंने लिए हुए हैं 1060 के भाव पर। कहते हैं सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए सर, क्या करें, एवरेज करें या नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। अब अडानी पावर को लेकर के तो अभी स्थिति जो है जिस तरीके से देखने को मिल रही है थोड़ी सी गंभीर आपकी हो सकती है। हालांकि आज बहुत शार्प रिकवरी जो है वो हम देख रहे हैं कि आती हुई दिखाई दे रही है। अब इसमें कहाँ से बाइंग आ रही है ये मुझे लगता है आपसे थोड़ी देर में हो सकता है कुछ क्लैरिटी यहाँ पर आए, तो उसके बाद हम थोड़ा सा इसको भी आपके सामने डेटा रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर 482 का भाव है और इन्होंने 670 पे ले रखे हैं अडानी पावर। पहले तो अडानी पर सर आप चूँकि थे नहीं और कल एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो उस पर एक छोटी सी टिप्पणी हो जाए और साथ में अडानी पावर पे बात। तो देखिए ये जो इंसिडेंट पर्टिकुलरली अडानी इंटरप्राइजेस में जो नए डेवलपमेंट हुए ये थोड़ा सा सीरियस है रिलेटिवली। हिंडनबर्ग आपको देखेंगे तो एलिगेशंस थे, यहाँ पर क्या है चार्जेस को फिक्स किया गया है कोर्ट के द्वारा। तो उस कंडीशन में क्या होता है अगर कोई भी कोर्ट किसी चार्जेस को फिक्स करता है तो उसके पास प्राइमा फेसी एंड व्हिचएवर वे सर्टेन एविडेंसेस होते हैं उसके बेसिस पर ही चार्जेस को फिक्स किया जाता है। हाउएवर ये अडानी ऑब्वियसली दे विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, they will put forward their points। तो वहां पर क्या होगा डिस्कशंस होंगे। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में दिक्कत क्या होगी कि विचेवर भी आप देखेंगे तो बैलेंस शीट पे डेट बहुत ज्यादा है ना, अडानी इंटरप्राइजेस पे अक्रॉस कंपनीज डेट है। तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग और फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए जो डेट रेज करना है वहां पर प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देगी, वहां पर डेट की कॉस्ट बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो जब कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेगी तो मार्जिन में एक आपको डिग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो देखिए मुझे भी लगता था कि अडानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन और अडानी पावर के रिजल्ट बहुत अच्छे थे। लेकिन आप देखिए ये जो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मैं आपको रिटेलर्स को एक बात कहना चाहूंगा कि अडानी इज नाउ सपोज टू बी अ प्रॉक्सी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अक्रॉस द ग्लोब। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा दूरी बनानी चाहिए। अभी आप अडानी स्टॉक्स में ट्रेड ना करें, हाउएवर गुड द रिजल्ट्स आर, कुछ समय के लिए इसको छोड़ दें। अगर आप बहुत ही ज्यादा इंट्राडे करना चाहते हैं तो केवल इंट्राडे पोजीशन से अडानी में रखें, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई पोजिशनल ट्रेड आपको ले जाना चाहिए क्योंकि काफी न्यूज ड्रिवन मूव्स रहेंगे यहाँ पर। तो लॉस बुक कर ले क्या अडानी पावर पे इन्होंने 600 के ऊपर खरीदा हुआ है सर, 670 पे है। तो देखिए अगर आपने 600 के ऊपर खरीदा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। अभी आप 433 जो इसका अभी का लो बनता है वहां पर आप स्टॉप लॉस डालिए। कोई पुल बैक आता है आपको 620 के आसपास तो बिल्कुल आप वहां पर अपनी पोजीशन काटिएगा, बिल्कुल पुल बैक पॉसिबल। ठीक, टाटा टेक के ऊपर भी इनका सवाल था 1060 पे ले रखे हैं टाटा टेक को लेकर के, और हाल ही में इन्होंने एंट्री ली है, कह रहे हैं सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, क्या करें। तो देखिए टाटा टेक के अंदर आप देखेंगे तो एक ब्रेकडाउन मिला है 970 के आसपास। जितना मैं समझता हूं मैंने जो लास्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो काफी पॉजिटिव थी, काफी ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इसके बावजूद स्टॉक में वीकनेस देखने को मिली है। मुझे लगता है कि कोई भी पुल बैक जब तक 980 के ऊपर स्टॉक दोबारा सस्टेन नहीं होता है, स्ट्रेंथ नहीं आएगी, वीकनेस रह सकती है। कोई भी टेक्निकल पुल बैक आए तो 1020 के आसपास आप पोजीशन एग्जिट करने की कोशिश कीजिएगा, या वहां पर स्टॉक सस्टेन करीब तभी लॉन्ग आप बनाए रखिएगा, अदरवाइज पोजीशन काटिएगा। ठीक सर, चलिए इस बीच हेमंत करकोटी जी हैं, कह रहे हैं वाह वाह शरद सर आ गए आज, और कह रहे हैं बिग फैन ऑफ शरद सर। तो आपके प्रशंसक सर बहुत दिन से वेट कर रहे थे आपका, और आपको आप देखते ही जो है प्रसन्न हो गए लोग। सेजल राउत जी कह रहे हैं HDFC बैंक के बारे में जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि इसकी एवरेज प्राइस मेरी 1519 रुपये है, मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, मुझे क्या करना चाहिए। HDFC बैंक सर अपने क्षेत्र की दिग्गज बैंक है, प्रॉफिट में है, 1519 का भाव है, इन्होंने लिया हुआ है, 1741 के आसपास अभी चल रहा है। तो क्या करें, होल्ड करें, इनका नज़रिया हमें नहीं पता, क्या करना चाहिए। तो पहले तो सभी दर्शकों को जो प्यार दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए सर आप लोग के प्यार पर ही सब चल रहा है। तो देखिए HDFC बैंक का जहां तक सवाल रहा, मुझे लगता है बिल्कुल स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर, बनी रही है सर। मुझे लगता है जो भी पुल बैक इसके अंदर आ रहा है 1660 का बेस है, 1655 1670 का अच्छा बेस है। मुझे लगता है कम से कम 1790 तक का पुल बैक यहाँ पर आना चाहिए, और पोजिशनली थोड़ा आप लंबा समय लेकर के चलेंगे तो हो सकता है 1880 तक का आपको भाव HDFC बैंक में मिले। बिल्कुल आप पोजीशन मत काटिए। HDFC बैंक और टाटा पावर में आपको कई बार बोल चुका हूँ, यहाँ बिल्कुल पोजीशन मत काटिएगा।
ठीक है सर, तो ये उम्मीद है कि आपको उत्तर मिल गया होगा। आशीष खटवानी जी कह रहे हैं हेलो शरद जी और विपुल जी, बिग फैन ऑफ मनी9, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। आशीष जी, आप लोग ऐसे ही प्रेम अपना दिखाते रहिए। पीएफसी के ऊपर इनका प्रश्न है। पीएफसी में डिस्कस करना नहीं चाहा था क्योंकि अभी बजिंग स्टॉक्स में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपका सवाल है तो इसलिए डिस्कस कर लेते हैं सर। कह रहे हैं कि 150 शेयर हैं 436 के भाव पर, कब तक होल्ड करें, क्या टारगेट है, 6 महीने का व्यू है। 436 पे लिया हुआ है और आज कई सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं जो कि पॉजिटिव निकल करके आई हैं पीएफसी को लेकर के। हाल फिलहाल में थोड़ी सी ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली थी, मोमेंटम में है। 475 का लेवल, 4.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर क्या सलाह रहेगी, प्रॉफिट में है ये भी, 436 पे ले रखा है। देखिए, मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ, इसको बिल्कुल खरीदिए, नहीं है तो अपने पोर्टफोलियो में रखिए। कुछ कहीं लॉस है उसको बेच के इसको खरीदिए। 600 रुपए का भाव इसमें आपको अगले 6 महीने में मिलेगा सर। 435 का बेस है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट कंपनी ने दिए थे। कल एक गिरावट देखने को मिली थी आरईसी पीएफसी में कि अडानी को के जो नॉन फॉसिल एनर्जी प्रोडक्ट्स जो कंपनी से वहां पर थोड़ा एक्सपोजर है वो तो काफी कम है। मुझे लगता है 600 रुपए तक का एक मूव बिल्कुल पीएफसी में आपको मिलेगा। बने रहिए सर। 435 पे स्टॉप लॉस डालिए। वो स्टॉप लॉस वो जोन है, मतलब वो जोन कभी टूटेगा नहीं। पिछले 5 सप्ताह 6 सप्ताह में वो जोन टूटा नहीं है, ना टूटेगा। तो आप मानिए 600 रुपए तक पीएफसी जाएगा। बिल्कुल बने रहिए। बने रहिए सर, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। और अब हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। अतुल जोशी जी हमारे साथ हैं। जोशी जी को नमस्कार। जोशी जी नमस्कार। चलिए, लगता है अतुल जी से संपर्क टूट गया है हमारा। तकनीकी खामियां आती रहती हैं बीच बीच में, कोई बात नहीं। सवाल उन्होंने हमें भेजा है तो वो जरा हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं। इरिडा के ऊपर शेयर सवाल है इनका। 212 रुपये पे ख़रीदा हुआ है, 1200 शेयर इनके पास हैं। ये अच्छी बात है कि इनकी खरीद 200 के इर्द गिर्द ही है। और अभी जो है 182 के आसपास चल रहा है, तो लॉस में तो है करीब 30 रुपये पर शेयर के, लेकिन बहुत ऊपर की खरीद इनकी नहीं है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? राजकोट गुजरात से हैं हमारे दर्शक, क्या करना चाहिए इरिडा में, कब तक उम्मीद करें रिकवरी की? तो देखिए, अब आप देखिए इरिडा को देखिए और आरईसी पीएफसी को देखिए। इरिडा विषय में केवल रिन्यूएबल एनर्जी में फाइनेंसिंग करता है, बट आरईसी पीएफसी का तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। इरिडा का ई है 34। मतलब आप अगर आप देखें तो काफी लंबा, काफी महंगा स्टॉक है रिलेटिवली। अच्छा रिजल्ट दिया कंपनी ने, इसके बावजूद देखिए आप एक बार गिरावट आपको देखने को मिले, क्योंकि बाजार अब वही चीज है जो मैंने आपको बोला। आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि किस वैल्यूएशन पर जाकर के मुझे स्टॉक खरीदना है। ये कोई नहीं बताता था भगवान को छोड़ के कि किस वैल्यूएशन पे सही वैल्यू, किस प्राइस टू अर्निंग पर जाकर के एक्चुअली बायर्स आएंगे, ये कोई नहीं बता सकता सर। तो उसके लिए आप टेक्निकल चार्ट्स पे भरोसा करें। अगर चार्ट पर पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज बन रहा है, मतलब अगर आप देखिए चार्ट के ऊपर 5 वीक, इसके बाद नीचे 10 वीक, 20 वीक, ऐसे करके उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है, तभी आप, और सिक्वेंशियली अर्निंग अच्छी है, बने रहिए। वो इरिडा में नहीं बन रहा है। 190 का जोन भी टूटा है, 220 का जोन भी टूटा है। मुझे भी लगता था 220 के ऊपर सस्टेन करेगा, स्टॉक ने सस्टेन नहीं किया है। देखिए, जब तक 190 के ऊपर दोबारा सस्टेन ना करे, वीकनेस रहेगी। तो गलती होती है सर, सबसे होती है। बिल्कुल मान के चलिए, कोई पुल बैक आए 220 तक, 220 के ऊपर सस्टेन करे तभी स्ट्रेंथ रहेगी। हो सकता है स्टॉक इस वीकनेस में शायद 160 या 155 तक भी गिर सकता है, लेकिन लंबे अवधि में चलेंगे सर। रिजल्ट अच्छे थे, साल भर देंगे तो जरूर एक रिकवरी अच्छी देखने को मिलेगी। चलिए, साल भर देंगे तो अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। बाकी छोटी अवधि का नज़रिया है तो जो लेवल्स आपको बताए गए हैं दोनों तरफ, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, उसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। विजय प्रजापति जी जानना चाहते हैं एनएचपीसी और आईआरएफसी के बारे में कि यहाँ पर अभी क्या करना चाहिए। ये दोनों ही शेयर ऐसे हैं जो कि काफ़ी रेगुलर जो है हम चर्चा में लेकर के आते हैं और बहुत लोगों के सवाल रहते हैं। एनएचपीसी पे पहले बात कर लेते हैं। वर्स्ट पीरियड क्या ओवर हो गया है, लेकिन या फिर आपको लगता है कि अभी चलेगा जब तक ये 80 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है? क्या करना चाहिए सर एनएचपीसी को लेकर के? जब तक 73 रुपया ना तोड़े तब तक बिल्कुल बेचिएगा नहीं। बिल्कुल यही लास्ट सेशन में भी जब भी मैं आता हूँ मैं भाव वही डिस्कस करता हूँ। 73 रुपया बिल्कुल ना तोड़े, नहीं टूटेगा तब मत बेचिएगा साहब। 91 रुपए तक का पुल बैक आएगा। 91 से 95 के बीच में देखिएगा कि आपको फर्दर होल्ड करना है, नहीं करना है, किस तरह की स्ट्रेंथ आती है। जहां तक आईआरएफसी का सवाल है, रिजल्ट अच्छे थे। यहाँ पर आप देखिए तो बेस है 140, 133 का, बहुत अच्छा बेस बनता हुआ दिखा है। लेकिन स्टॉक ऊपर 150 से सप्लाई जोन बना हुआ है।
थोड़ा सा सस्टेन करेगा स्टॉक। जब तक 133 के नीचे ना जाए पोजीशन मत काटिएगा। मैक्स टू मैक्स केस में 117 का इसका बेस बनता है नीचे। तो मुझे लगता है बड़ा मूव तभी आएगा जब 163 के ऊपर 163 के ऊपर सस्टेन करेगा। कोई पुल बैक आए तो 163 के बाद देखिएगा कि आपको फर्दर होल्ड करना है नहीं करना। ठीक है सर, चलिए तो ये रणनीति आपके लिए सजेस्ट की जा रही है। सर इसके साथ IRFC पर भी इनका सवाल था, तो उस पर भी अगर आप छोटी सी टिप्पणी कर देते तो बेहतर रहता सर। देखिए मैंने IRFC को अभी डिस्कस किया। जी जी जी। बिल्कुल NSP IRFC मैंने दोनों डिस्कस किया है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 सर, वो थोड़ा सा मुझे PCR से कुछ कमांड आ रही थी तो मैं थोड़ा सा मिस कर गया। चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं। तरुण सागर जी हैं और कह रहे हैं कि आज तो मेरा सवाल ले लीजिए। हिंदुस्तान जिंक के ऊपर इनका प्रश्न है और इन्होंने 496 के भाव पर लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि 2 से 3 साल तक का इनका नज़रिया है, क्या करें और क्या हिंदुस्तान जिंक से बेहतर वेदांता हो सकता है। तो ये इन्होंने हिंदुस्तान जिंक 496 पे लेकर के रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है कि अभी इस पर रहना चाहिए या फिर वेदांता की तरफ इनको रुख करना चाहिए, दोनों में से बेटर क्या रहेगा। तो आपकी सलाह क्या रहेगी? 496 पे लिया हुआ है सर। देखिए बेहतर वेदांता रहेगा अगर आप दोनों में से एक सिलेक्ट करते हैं तो। ना पहले मैं हिंदुस्तान जिंक डिस्कस करूं। देखिए सप्लाई जोन बनता है 570 के आसपास, प्रिसाइजली 570 और 600। ये वो जोन है जहां पर सबसे बड़ा सप्लाई जोन है, जिसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक स्ट्रेंथ नहीं है स्टॉक के अंदर। बेस है 470, तो 470 तोड़ेगा तब फर्दर वीकनेस और आएगी नीचे की तरफ। सकता है 400 तक भी गिरावट आपको देखने को मिले। आपको करना क्या है, बनी रहिए जब तक 470 ना तोड़े। पुल बैक आए 520 के ऊपर भी सेटल कर जाए तो बुलिश हो जाइएगा। आपको पुल बैक बहुत आराम से 590 तक का 570 590 तक का पुल बैक मिलेगा। वहां सोचिएगा आपको पोजीशन काटना है या होल्ड करना है। वेदांता देखिए बुलिशनेस है, एक बहुत अच्छा बेस बना हुआ है स्टॉक के अंदर 410 और ऊपर की तरफ 430। ये भी बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। जैसे ही स्टॉक कहीं सस्टेन होता है और ऊपर की तरफ मुझे लगता है 460 465 के ऊपर चलना शुरू करेगा, 445 का भाव है, ये दोबारा बुलिश हो जाएगा और आपको हो सकता है 530 तक के भाव देखने को मिले। ठीक सर, चलिए इस बीच जरा चलते हैं जरा गजानन जी के पास। पुणे से हमारे साथ दर्शक हैं। गजानन जी को नमस्कार। गजानन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए लगता है आज थोड़ा सा कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, इस वजह से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है दर्शकों के साथ। चलिए ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए गजानन जी का सवाल भी और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ प्रश्न उन्होंने भेजा हुआ है हमें। और अंबुजा सीमेंट के ऊपर इनका प्रश्न है। 500 शेयर हैं और ये इन्होंने खरीदे हुए हैं 620 रुपये के भाव पर। एक और अदानी ग्रुप की से जुड़ी कंपनी और यहाँ पर इन्होंने लिया हुआ है 620 पे, 502 का भाव। अच्छी रिकवरी है लेकिन आज हम देख रहे हैं करीब 4.25% ऊपर। इस समूह की क्या सभी कंपनियों से दूर रहना चाहिए सर? हालांकि इनको यहाँ पर लॉस ठीक ठाक हो रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? अंबुजा सीमेंट पे अभी क्या करना चाहिए? देखिए जैसा मैंने जिक्र किया, क्या होगा देखिए अंबुजा सीमेंट हो या अडानी पोर्ट हो, सभी देखिए सुबह अडानी पोर्ट का भी एक न्यूज आया कि केन्या के प्रेसिडेंट ने जो वहां पर पोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट हैं और फर्दर दूसरे जो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट उनको रद्द किया है। देखिए कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी एक्सपेंशन कर रही थी और एक्सपेंशन के लिए चाहिए पैसा और पैसे में भी कॉस्ट ऑफ फंड कम होना चाहिए। तो अब बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हो सकता है, वेदर प्रूवन और नॉट दैट इज सेकेंडरी, राइट, नोबडी इज गिल्टी अंटिल प्रूवन। सो यहाँ पर क्या है, जब तक कि ये होगा सारा प्रोसेस, तब तक सबसे बड़ी चीज होगी कॉस्ट ऑफ फंड आपका बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेगा तो मार्जिन पे क्रॉस कंपनीज दबाव देखने को मिलेगा। आप देखिए अंबुजा सीमेंट में भी एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकडाउन देखने को मिला है 540 के नीचे। ये क्या करेगा, धीरे धीरे स्टॉक को हो सकता है खिसका करके कहीं 380 400 रुपए 380 रुपए की जोन में भी ले जाके खड़ा कर सकता है। तो जब तक स्टॉक दोबारा 560 के ऊपर सस्टेन ना हो, इसमें बुलिश बेट्स निकल लेनी चाहिए। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का स्टॉक है एनएससी का, यहाँ पर वोलेटिलिटी बिल्कुल रह सकती है। ट्रेड आपको करना है, इंट्राडे कीजिए, लंबी पोजीशन मत बनाइए। लंबी पोजीशन मत बनाइए अंबुजा सीमेंट को लेकर के, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। हरीश कुमार जी जानना चाह रहे हैं सर, इंट्राडे में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर लिए हुए हैं 1190 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, एक 217 रुपये 50 पैसे के भाव पर। करें एंड होते होते क्या होगा सर? कोशिश हम लोग वैसे करते हैं कि इस तरह की कॉल पे डिस्कशन नहीं करते हैं, इंट्राडे को लेकर के ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। बहुत लोग इंट्राडे में लॉस करते हैं,
लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप जो है कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा। लेकिन शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में आज अच्छा मूव है, 5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, 216-217 के बीच बीच अभी फ़िलहाल के लिए काम करता हुआ। अब सर इन्होंने 217.50 पे ले रखे हैं, 5% के अपमूव के बावजूद ये इनको अभी ₹1 के आसपास का लॉस हो रहा है, मतलब 70-80 पैसे का। इंट्राडे पोजीशन है, देखिए क्या स्टॉप लॉस रहेंगे जी? देखिए पहले तो 205 पे स्टॉप लॉस डालिए। स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो छोटे चार्ट पर भी नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज बना हुआ है। वो टूटेगा कब? टूटेगा जब 220 निकलेगा। टारगेट क्या होगा? 230 का। तो हो सकता है आज आपको 230 न मिले। अगर कल बाजार बुलिश रहता है, डेली चार्ट पर स्टॉक बुलिश है, ऊपर जा सकता है, बिल्कुल बुलिशनेस है। कहां तक जा सकता है? 230 तक कम से कम। स्टॉप लॉस आपको कहां डालना पड़ेगा? 205 पर। जब तक 205 ना टूटे पोजीशन ना काटिए, 1 से 2 दिन होल्ड कीजिए, शायद आपको 230 देखने को शायद 230 देखने को मिले। सर इसी के साथ साथ हमारे एक और दर्शक हैं जो कि हर्षद पटेल जी है, इन्होंने सवाल भेजा हुआ है कोचिन शिपयार्ड को लेकर के। यहाँ काफ़ी पिटाई हो गई सर, 2925 के प्राइस पे लिया हुआ है। कह रहे हैं कि क्या अब ये नीचे नहीं जाएगा? ये सोचते सोचते 1260 पे आ गया। तो होता है कई लोगों के साथ। अब 2900 पे लिया था, इनको लगा कि शायद अब एवरेज करें, अब एवरेज करें, अब नीचे नहीं जाएगा, लेकिन अब इनकी खरीद से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। अब इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा वेट करने के बाद 1300 के आसपास क्या निकले, 2900 पे लिया हुआ है। अगर आप कोची शिपयार्ड को देखिए तो करीब 38 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है। गार्डन रीच को देखिए तो 41 के मल्टीपल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। रिजल्ट दोनों के अच्छे आए थे, बाजार ने दोनों की पिटाई की उसके रिजल्ट आने के बाद में। अब देखिए यहाँ पर बाजार को स्टॉक महंगा दिखता है। अब क्या है, अगर आप चार्ट्स पर देखेंगे तो 1640 का एक बड़ा सप्लाई जोन बना हुआ है। जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसके अंदर वीकनेस आपको देखने को मिलेगी, और वीकनेस हो सकता है आपको देखने को मिले। तो बेस कहां पर है? बेस है 1090 से लेके समवेयर अराउंड 1090 से 1200, ये जोन इसका बेस बनता है कहीं ना कहीं नीचे की तरफ। इस जोन पर स्टॉक को सेटल होना चाहिए, लेकिन बड़ी स्ट्रेंथ के लिए 1640 के ऊपर चलना जरूरी है। कोई टेक्निकल पुल बैक आए तो 1640 के आसपास देखिएगा, या तो एग्जिट कीजिएगा या उसको ब्रेकआउट दे, तब आप लंबा टारगेट बनाइएगा 2100 की तरफ। ठीक है सर। इस बीच विनोद जी जरा फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल सर। नमस्ते विनोद जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया है सर, आपको फोन बहुत दिन से लगा है, एक दिन भी नहीं लगा है। अरे माफ़ी चाहेंगे सर आपसे कि आपका सवाल नहीं मिल पाया। व्हाट्सएप के माध्यम से ही जी है सवाल लेते हैं। अब कोशिश करेंगे थोड़ा और ज़्यादा लोगों के सवाल व्हाट्सएप वाले लिए जाएं। बताइए सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं कर्नाटक से कलबुर्गी गुलबर्गा से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। क्या सवाल है सर आपका? सर हमारे पास अनंतराज लिमिटेड का 80 शेयर है जी, किस रेट पर? खरीद का भाव है 602 रुपए। 602 रुपये। पहले तो मुबारक हो। इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, 3-4 साल के लिए। ठीक सर। क्या क्या लॉन्ग टर्म के लिए लायक है स्टॉक? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 602 पे आपने लिया हुआ है, अच्छे प्रॉफिट आपको बन रहे हैं। 676 का भाव है। लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ये जरा हम चलते हैं शरद जी के पास। हालांकि अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो कुछ एक चीज़ें इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव हो सकती हैं। अभी भी हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी अच्छा मूव बना हुआ है रियल्टी सेक्टर में। और अगर दिसंबर में नहीं तो फरवरी में रेट कट अप ड्यू है, उसके बाद हो सकता है एक फर्दर मूव देखने को और मिले। तो ये वो 2-3 चीज़ें हैं। और अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के सरकार का भी काफ़ी पॉजिटिव रुख है और इस क्षेत्र में काफ़ी कामकाज हो रहे हैं। तो 2-3 की ट्रिगर हैं यहाँ पर। शरद जी, आपकी टिप्पणी क्या होगी? प्रॉफिट में है, लॉन्ग टर्म का व्यू जानना चाह रहे हैं आपसे। तो देखिए अच्छा डेवलपर है। अगर आप आईटी पार्क्स देखेंगे, हाउसिंग कमर्शियल प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा एक्सपोजर है कंपनी का। रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे। अगर आप वाई देखिए तो करीब 7% की वाई ग्रोथ सेकंड क्वार्टर में देखने को मिली है रेवेन्यू में। ये फंड रेस करने की चाह रहे हैं, जहां पर 2100 करोड़ रुपए के आसपास की फंड रेजिंग है। तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मार्जिन किस तरह से कंपनी अपने फर्दर आने वाले क्वार्टर्स में मेंटेन करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। तो मुझे लगता है बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है स्टॉक के अंदर। महंगा है थोड़ा सा स्टॉक, मुझे पर फिर मैं कहना चाहूंगा, देखिए अगर आप देखिएगा तो 66 की पी पर स्टॉक चलता हुआ दिखाई दे रहा है।
अगर आप इसके पीयर से कंपैरिजन करेंगे तो देखिए ब्रिगेड इंटरप्राइजेस को देखें या प्रेस्टीज स्टेट या ओराई रियल्टी को देखें तो देखिए 30 के पी पे ओराई रियल्टी, मैक्रोटेक 58 का पी है, डीएलएफ का 55 का पी है। थोड़ा सा स्टॉक महंगा है। इवन देन अगर आप लंबी अवधि के लिए, बहुत लंबी अवधि के हिसाब से लेना चाह रहे हैं, थोड़ा करेक्शन भी आए तो स्टॉक होल्ड कीजिएगा। बड़ा बेस है 600 रुपए के आसपास, वो नहीं टूटना चाहिए। मुझे लगता है पोजिशनली आप होल्ड करेंगे, कम से कम आपको 900 रुपए के भाव 1 से 1.5 साल में देखने को मिलेंगे। चलिए 1 से 1.5 साल में 900 रुपये तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, ये राय आपके लिए है। और इस बीच चलते हैं, जरा प्रेम कुमार जी का प्रश्न ले लेते हैं। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, हेलो सर नमस्कार। कह रहे हैं सर आज मेरा सवाल ले लीजिए। बिल्कुल ले लिया जा रहा है सर। पहला प्रश्न इनका है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के, जो कि 100 शेयर हैं इनके पास 94 रुपये के भाव पर। और दूसरा सवाल जेएनके बैंक को लेकर के है। पहले जरा ओला पे बात कर लेते हैं। ओला में सर अभी क्या दर्द ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है हाल फिलहाल में, या आपको लग रहा है कि अभी एक माहौल अभी सुधरते सुधरते लंबा अरसा लग जाएगा? आज रिकवरी है थोड़ी सी 2% के आसपास की, लेकिन फिर भी जो है 68 रुपये के आसपास चल रहा है। इन्होंने 94 पे लिया हुआ, बहुत लोग 100 के ऊपर भी यहाँ पर खरीदार बने हुए हैं। अभी क्या करना चाहिए सर ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के? विपुल जी, हम कई बार इसका डिस्कशन हुआ था, पहले भी 119 का टारगेट दिया था, स्टॉक गिरा तो इसके बाद ये भी बोला था आपके हमारे डिस्कशन में मनी टाइम पे कि 95 के नीचे जाए तो बिल्कुल होल्ड मत कीजिएगा, नया लो स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो देखिए इसने जो लिस्टिंग डे का भी गेन था उसको भी गिव अप कर दिया है। देखिए हमेशा एक बात मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ, सेंटीमेंट इज द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ द मार्केट। अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं है किसी कंपनी को लेकर के तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज हैं, तो वहीं पर देखिए सारा सब एवरीथिंग जीरोज डाउन टू दैट थिंग। इसके बाद क्या होता है, हर जगह प्रॉब्लम आने लगती है, प्रोडक्ट पे प्रॉब्लम आने लगती है। कंपनी का 58% का मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के अंदर, जो कहीं ना कहीं आप देखिए कि अब यहाँ से आने वाले समय में मुझे लगता है थोड़ा सा चैलेंज यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा कंपनी को। वट एवर रिजल्ट यू गिव, आप चाहे कुछ भी आप प्रॉफिट दे लीजिए, जब तक आप पुराने चीजों को इम्प्रूव नहीं करेंगे, मार्केट परसेप्शन चेंज नहीं करेंगे, आप मार्केट शेयर यूज करेंगे, आने वाले क्वार्टर्स में आपको दिक्कत होती दिखाई देगी। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर दिक्कत बड़ी रह सकती है। टेक्निकल चार्ट पे आप देखें, जब तक 76 रुपए के ऊपर सस्टेन ना हो बुलिशनेस नहीं आएगी। 76 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है तो 95 रुपए तक का मूव आपको देखने को मिलेगा। उस स्थिति में जरूर आप लॉन्ग होइएगा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्वार्टर पिछले क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा था, फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है, लेकिन स्टॉक चल नहीं रहा है। अब अगर बाजार इसको चला नहीं रहा है तो देयर इज सम इनहेरेंट न्यूज़ व्हिच इज डिस्काउंटिंग द स्टॉक प्राइस, शायद इनको पता नहीं है। हो सकता है कि जो बड़ा बेस है वो 90-95 रुपए के आसपास है जहां भी ये ट्रेड कर रहा है। आप अगर देखिए तो अभी नया जो इसके अंदर सप्लाई जोन बना है वो करीब 108 रुपए के आसपास बनता हुआ दिखाई दिया है। गिरावट आएगी तो 74 रुपए तक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है फर्दर। पर जब तक 114 ना तोड़े बड़ा मूव नहीं आएगा, तो 114 से 75 ये इसका ट्रेडिंग जोन बन जाता है। मुझे लगता है थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। पहले भी मैंने बोला था, अगर पोजीशन काट के फेडरल बैंक में जाते आप, अभी लास्ट शो में देखिए मैंने डिस्कस किया था फेडरल बैंक कुछ दिन पहले, सिटी यूनियन देखिए, तो वहां पर एसबीआई देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, तो वहां पर आप जाएंगे आपको ज्यादा फायदा दिखाई देगा। ठीक सर। चलिए इस बीच मोहसिन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मोहसिन साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं सर, आपकी दुआएं हैं। बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर कोलकाता के एक छोटे सा जगह है बारासात नाम से, उधर से बोल रहा हूँ सर। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास वो बोस लिमिटेड का 4 शेयर है, ठीक है, तो वो मैंने लिया था 35,960 रुपये के भाव से, और मेरा अभी करंट लॉस चल रहा है सर 6,290 रुपये ऐसा कुछ। अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? सर मैं 1 से 1.5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। 1-1.5 साल होल्ड कर सकते हैं। 34,361 का भाव है, 35,961 पे आपने खरीदे हुए हैं 4 शेयर। सर क्या करना चाहिए, क्या इस शेयर में अभी बने रहना चाहिए? हालांकि अब जिस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, क्या वेट करना चाहिए 1-2 साल सर? जी देखिए, बहुत अच्छा बेस स्टॉक का है, करीब 30,800 के आसपास बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। मुझे लगता है जो इसमें फर्दर लेग खुलेगा वो करीब 42,000 रुपए के आसपास तक का खुलेगा। बिल्कुल बने रही, रिजल्ट भी अच्छे, कोई दो राय नहीं थे, सेकंड क्वार्टर में ठीक ठाक आए थे, तो मुझे लगता है बिल्कुल 42,000 के टारगेट के लिए बने रहिए। 30,800 के पास कोई डिप मिले तो ऐड कीजिएगा। ठीक सर।
चलिए सोनी कुमारी जी का सवाल ले लेते हैं। कह रही हैं कि नमस्कार विपुल जी, डेली व्यूअर ऑफ मनी 9। थैंक यू सोनी जी आपका। कह रही हैं कि प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। एनबीसीसी और एससीसी दोनों में ये और ऐड करना चाहती हैं। भाव इन्होंने अपना नहीं बताया है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। सर पीएसयू में क्या करें सर? सवाल तो बहुत लोगों की पोजीशन फंसी हुई है। ये जो रिकवरी है उसमें क्या और ऐड कर सकते हैं? 89 के आसपास अभी एनबीसीसी चल रहा है, और एचसीसी की बात करें तो यहाँ पर करीब 36 रुपये का भाव देखने को मिल रहा है। ऐड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल ऐड कीजिए। देखिए अभी मैं पूरे पीएसयू स्पेस पे आता हूँ। बिल्कुल जी, पहले मैं ये दो स्टॉक डिस्कस कर लूँ। जी तो देखिए, आप एचसीसी को देखिए तो बिल्कुल एक अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट भी ठीक ठाक ही रहा था, कुछ खास मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं माना जाएगा। जी तो यहाँ पर क्या है, 45 रुपए के आसपास एक सप्लाई जोन बना हुआ है स्टॉक का। हो सकता है फर्दर गिरावट आपको देखने को मिले करीब 28 से 30 रुपए के जोन में। बिल्कुल ऐड कीजिएगा। मुझे लगता है इसको बिल्कुल ऐड करना चाहिए। पुल बैक आपको जरूर इसके अंदर मिलेगा। करीब 44 रुपए तक का पुल बैक आपको आएगा, और जल्दी ही आएगा, जनवरी से पहले। तो आप उस समय सोचना है आपको पोजीशन एग्जिट करना है या फर्दर इसको आपको होल्ड करना है। तो यहाँ पर देखिएगा एनबीसीसी के अंदर आप देखिए तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट की पिछले 3 सप्ताह में गिरावट है, बट एक बेस बहुत अच्छा स्टॉक के अंदर बना हुआ है करीब 85 रुपए के आसपास। स्टॉक की रिजल्ट अच्छा रह रहा है, बट स्टॉक चल नहीं रहा है। तो जो 85 रुपए का बेस है, मुझे लगता है कि इसी को आप अपना स्टॉप लॉस मान करके चले। 85 से सब अराउंड 80 से 85 मान लीजिए। बड़ा मूव तभी आएगा जब 100 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा। उस स्थिति में आपको एक बड़ा टारगेट की तरफ करीब 140 145 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो एचसीसी और एनबीसीसी में अगर देखा जाए रिलेटिवली तो एनबीसीसी ज्यादा स्ट्रांग है, एचसीसी उतना मजबूत नहीं है अभी। एचसीसी आप देखिए एचसीसी के अंदर जैसे ये मूव कहीं 45, जैसे मैंने आपको बोला 45 रुपए चलना शुरू करेगा तो एक बड़ा मूव इसके अंदर आएगा, तब पोजीशन इसके अंदर भी आएगी। पीएसयू स्पेस में देखिए जहां रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं सिक्वेंशियली, लगातार देखिए विपुल जी डिस्कस करते हैं, सभी दर्शक जो यहाँ जुड़े हुए हैं, वहां पर अपनी पोजीशन ऐड कीजिए। जहां सिक्वेंशियली रिजल्ट खराब आ रहे हैं, वैल्यूएशन वगैरह पे मत जाइए। आपको बहुत सारा रिटॉरिक बाजार में सुनने को मिल रहा होगा, वैल्यूएशन बहुत महंगा है। देखिए वैल्यूएशंस कैन नॉट बी डिफाइंड। आने वाले कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले ईयर्स में किस तरह के मार्जिन होने वाले कंपनी के, बाजार नोज बेस्ट। तो उस कंडीशन में क्या हम और आप और कोई भी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि व्हाट इज द राइट वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मॉडल्स में कोई भी आप एक काम वो चेंज कर देंगे इनपुट, और वैल्यूएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। डिस्काउंटेड कैश फ्लो अगर आप लगाएं तो कहने का मतलब ये है वैल्यूएशन में मत जाइए। अगर सीक्वेंशियली स्टॉक अच्छा चल रहा है और वीकली चार्ट पे देखिए, अगर आप करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज में चल रहा है, 5 वीक उसके नीचे 10 वीक उसके नीचे 20, इस तरह उसका ऊपर स्टॉक बना हुआ है, बिल्कुल आप बाय ऑन डिस्क करिए। जो वीक स्टॉक हो गए उनको छोड़ दीजिए, जहां स्ट्रॉन्ग है वहां बने रहिए। मान के चलिए 3 महीने में से 4 महीने में जब कोई बाजार रिकवर करेगा, बाजार छोड़ दी कब रिकवर करेगा, फॉरगेट अबाउट दैट। जब कभी रिकवर करेगा आप बड़े फायदे में होंगे, ये आप लिख लीजिए सर। चलिए, तो ये राय है। पीएसयू के अंदर नतीजों पर आपको विशेष तौर पर नज़र रखनी है। नतीजे खराब नहीं होने चाहिए। जहाँ नतीजे खराब हो रहे हैं सिक्वेंसली, वहाँ से एग्जिट कर लीजिए। जहाँ पर बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं वहाँ पर आप पोजीशन चाहें तो और ऐड कर सकते हैं। इस बीच 1100 से करीब 1150 के आसपास दर्शक हमारे साथ इस समय यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक और ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी से निवेदन है जितना हो सके इस कार्यक्रम को और ज़्यादा आगे बढ़ाइए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लिंक को आप लगा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा अपने ऑफिस के जो कलीग्स हैं उनके साथ भी आप शेयर कीजिए, ताकि मनी 9 के परिवार को और ज़्यादा विस्तार मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम की पहुंच हो सके। अगले दर्शक के पास चलते हैं। सुरभि जी के प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। सुरभि जी का सवाल ये करी। नमस्ते विपुल सर, प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन। शरद सर का व्यू मुझे चाहिए बिल्कुल। ट्रेंड पे ये आपका व्यू जानना चाहती हैं सर। 6450 6450 के भाव पर इन्होंने ट्रेंड के शेयर ले रखे हैं, और अभी अगर हम देखें तो 6624 का भाव देखने को मिल रहा है। 2.5% ऊपर है शेयर जो है सर, प्रॉफिट में है। 6400 के आसपास लिया हुआ है, 6600 से ऊपर का भाव देखने को मिल रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर क्या अब आगे चल करके थोड़ा और बेहतर कर सकता है क्या सर? यहाँ से क्या कुछ उम्मीदें हैं, खासतौर से बांग्लादेश क्राइसिस के बाद? बहुत अच्छा करेगा। देखिए बांग्लादेश, अगर आप यूएस को देखें तो बहुत ही मीडियोकर, सबसे बड़ा कंपटीशन वियतनाम से है इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, अगर यूएस को आप देखें। और धीरे धीरे बांग्लादेश के ये सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से सबसे बड़ा फायदा इंडिया को हुआ है। विचेवर भी अगर आप प्रीमियम
आप अगर आप प्रीमियम एक्सपोर्ट्स देखें तो उसमें इंडिया और वियतनाम ही है सबसे बड़े। वहां पर भी देखिए आने वाले समय में जो गाइडेंस है 2030 तक का, जो जिस तरह का कम से कम 300 से 400 गुना 3 to 4 टाइम्स एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है इंडिया का यूएस को, ये प्रोजेक्शन है। तो बिल्कुल टेक्सटाइल के ऊपर आप बुलिश रहे हैं। मुझे लगता है अगर आप ट्रेंड को भी देखें तो अभी भी ऊपर की लग बाकी है। अगर आप स्टॉक को देखेंगे, बहुत अच्छा स्टॉक ने रिजल्ट दिया है। अगर आप इसकी जो भी चेंज देखें, यूट्यूब को देखिए, देखिए डिफरेंट आप चेंज देखिए, तो यहाँ पर बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिले हैं। लगातार आप देखिए ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन, पीबीटी मार्जिन, रेवेन्यू बहुत अच्छा देखिए 38% के कैगर से 2020 से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बेहतरीन कंपनी है सर, वेल मैनेज कंपनी है। तो पेरेंटेज आप जानते ही हैं किसका है, बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए सर, मुझे लगता है बिल्कुल इसको होल्ड कीजिएगा। मुझे लगता है बड़ा मूव यहाँ पर आपको आता हुआ दिखाई देगा स्टॉक के अंदर। मुझे लगता है कि अगर आप 6,000 रुपए के आसपास, एक बहुत अच्छा सप्लाई जोन है, डिमांड जोन बना हुआ है, जैसे ही 6800 निकालेगा बड़ा मूव इसके अंदर आएगा। 10,000 रुपए के टारगेट के लिए कम से कम 6 महीना दीजिए। देखिए आपको 10,000 से 11,000, 10,000 से 10,400 का टारगेट इससे 6 से 8 महीने में देखने को मिलेगा। जो दर्शक कहीं फंसे हुए हैं स्टॉक में, वो भी काट के इसको खरीदे सर। ऐसी जगह रहे जहां आपको रेवेन्यू विजिबिलिटी है क्लियर, जहां पर कि आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले ईयर्स में भी रेवेन्यू विजिबिलिटी है, मार्जिन विजिबिलिटी है, उसमें से एक ट्रेंड है। ठीक सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक के प्रश्न की तरफ रुख करते हैं और रेणु जी का सवाल ले लेते हैं। करिए, वारी एनर्जी को अभी होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए? आईपीओ के टाइम पे इनके पास पड़े हुए हैं और अच्छा चला सर शेयर ये भी। अभी क्या करना चाहिए? अब थोड़ा सा दबाव यहाँ पर देखने को मिला है। आज अगर हम देखें तो करीब 0.25% के आसपास की गिरावट, लेकिन क्या शानदार तेज़ी रही थी। 3700 के आसपास तक ये शेयर गया। 2699 2700 का भाव है। अभी क्या करना चाहिए, होल्ड करें या एग्जिट? देखिए आप 78 के मल्टीपल पर आप स्टॉक को ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, महंगा हो गया है स्टॉक। तो जो कंपनी का अगर आप देखिएंगे तो जिस तरह का स्टॉक का वैल्यूएशन है, यहाँ पर देखिए लगातार प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। अच्छा हो स्टॉक, बुरा हो, पहले भी डिस्कशन हुआ था कि जिसका हाई था 3760 के आसपास का, आप आराम से 3500 3400 के आसपास प्रॉफिट बुक करके हट सकते थे। लंबी अवधि के हिसाब से चलेंगे, बहुत लंबी अवधि के हिसाब से चलेंगे, साल 2 साल 3 साल रखिए, तो प्रीमियर एनर्जी और वारी एनर्जी दोनों थोड़ा थोड़ा 5% अपने पोर्टफोलियो में रखिए। दोनों ही आपको लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न देंगे। चलिए, ये राय निकल करके आती हुई अब जरा राहुल जैन जी से बातचीत कर लेते हैं। राहुल जी को नमस्कार। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते राहुल जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर मुंबई से बोल रहा हूँ। मुंबई से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात सर। क्या करते हैं मुंबई में आप? सर मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ, टैक्स। ओहो, आप तो इसे तो मतलब संपर्क करने लायक है, क्योंकि मतलब जो है बहुत तेज़ी के साथ कटौती होती रहती है टैक्स की। तो आपसे मदद मांगी जाएंगी तो सहायता करेंगे कि नहीं सर आप? क्या करेंगे ना सर, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। चलिए, थैंक यू सर। बताइए, आज आपकी सहायता हम कर देते हैं। क्या सवाल है आपका? सर महानगर गैस पे रिव्यू लेना था। सॉरी सर, मैंने कल आपको भी बोला था, लेकिन सरल सर से रिव्यू लेना था। महानगर गैस पे क्या बनेगा? मेरा शेयर ले रखा है 1445 में ले रखा है। 1445 पे, ये 14,000 हो गया है। जरा इसको थोड़ा सही कर दीजिए। 1445 पे इन्होंने लिया हुआ है। 1163-64 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। कब तक होल्ड कर सकते हैं आप इसे? सर होल्ड तो मैं कर सकता हूँ 6 महीना 1 साल तक। 6 महीने 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। सर, जिस तरीके से यहाँ पे एपीएम में कटौती की जा रही है, क्या करें? अब रखें या ना रखें? हालांकि अब महाराष्ट्र का इलेक्शन खत्म हुआ तो 2 रुपये सीएनजी की कीमत तो बढ़ा दी है, तो उससे थोड़ी सी राहत है और आज रिकवरी भी उसी वजह से देखने को मिल रही है। आईजीएल एमजीएल के ऊपर आपकी राय क्या होगी? पिछले 2 महीने में 2 बार जो है वो सप्लाई में कटौती हुई है और उसके चलते दबाव काफ़ी तेज बढ़ा था, बीच में हमने देखा। देखिए, जो एपीएफ गैस एलोकेशन रिडक्शन हुआ तो एनजीसी के द्वारा, तो यहाँ पर देखिए गैस प्राइसिंग आने वाले समय में बिल्कुल सभी मैनेजमेंट ने मान लिया था, एनजीएल आईजीएल से लेकर के सभी ने, तो अडानी टोटल गैस वगैरह ने। तो देखिए बिल्कुल आने वाले मार्जिन पे फर्क बिल्कुल आता हुआ दिखाई देगा। ये रेगुलर फिनोमिना नहीं है, मैनेजमेंट मानता, बट हैविंग सेड दैट इमीडिएट क्वार्टर्स में तो सीधे सीधे उसका असर आपको आता हुआ दिखाई देगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो इससे क्या होगा, मार्जिन पर बिल्कुल असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पहले भी देखिए, जिक्र मैंने किया था, एमजीएल आईजीएल से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। जो 1560 का जो ब्रेकडाउन हुआ था,
दैट वाज ऑन 21st ऑफ अक्टूबर। वो बिल्कुल इसको नीचे की तरफ खींचेगा। पहले भी शायद मैंने करीब 1190 1150 के टारगेट शेयर किए थे नीचे की तरफ, और देखिए काफी गिरावट इसके अंदर आ गई, उसी जोन में आ गया है। अब आपको करना क्या, अगर आप हैं तो अब तो बेचने का कोई मतलब नहीं है। अब आप 1080 के पास जो सीवी का लो है वहां पर अपना स्टॉप लॉस डालिए, बने रहिए। आप कोई टेक्निकल पुल बैक आएगा तो ये इसको 1550 तक खींच करके लेके जाएगा। तो 1550 के पास आप सोचिएगा आपको पोजीशन एग्जिट करना है, लॉस बुक करना है, या आपको होल्ड करना है। वहां पर एक प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए, तो उस दौरान आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ये जरूर 1080 तोड़ दे तो पोजीशन जरूर काटिएगा। देखिए इसी सेगमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं तो टाटा पावर, देखिए मैंने बार बार आपको बोला है 400 रुपए का बेस है, मैंने कई बार आकर के चैनल पर बोला है, ये आपको 450 तक का टारगेट देगा। तो टाटा पावर को एक बार ले लीजिएगा फिर। टाटा पावर को ले लीजिएगा, ये आपके लिए सलाह है। कल्पना मोरानिया जी का सवाल ले लेते हैं एक्मे सोलर को लेकर के, और कह रहे हैं कि क्या करें, आईपीओ का पड़ा हुआ है, अभी क्या करना चाहिए। सर एक और कंपनी एक्मे सोलर के ऊपर जरा आपकी राय जानना चाहेंगे। चार्ट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे आपके पास, लेकिन इस सेक्टर को लेकर के जो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुई कंपनियां हैं उन पर व्यू आपका क्या है। एक्मे सोलर होल्डिंग को लेकर के अभी क्या करना चाहिए, 3.25% ऊपर है आज। स्टॉक है, देखिए जिस तरह की लिस्टिंग हुई है तो यहाँ पर देखिए 120 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह के स्टॉक को बिल्कुल भी जो है, मुझे नहीं लगता कि आपको देखिए गिरावट है, और इस गिरावट में क्या है आपको बिल्कुल दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए बिल्कुल मुझे लगता है कि इसको होल्ड कीजिए। मुझे लगता है इस पोजीशन को बिल्कुल आप स्टॉप लॉस डालिए समवेयर अराउंड आप 230 के आसपास, और 230 के स्टॉप लॉस से ही आप बिल्कुल आप देखिए बने रहिए। ये तोड़ दे पोजीशन तो जरूर पोजीशन काट लीजिए। ठीक है सर, सवालों काफ़ी ज़्यादा हैं और हम कोशिश करेंगे और भी ज़्यादा सवालों को ऐड करने के इस कार्यक्रम में।